आप सुन रहे हैं हिंदी उपन्यास रिटर्न टिकट, जिसको लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी श्री रवि कुमार सिंह जी ने। अभी तक इस उपन्यास के हम 5 वीडियो लेकर आ चुके हैं, 5 पार्ट में। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं सुना है या कोई भी पार्ट मिस किया है तो पहले जाकर उन पार्ट को पूरा सुने, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। अभी तक हमने कानपुर के भीतर गांव, घाटमपुर और लखनऊ की स्टोरी, दिल्ली के मुखर्जी नगर की स्टोरी को सुना है। आगे इस पार्ट में, 6वें पार्ट में हम बलिया की कहानी लेकर आएंगे। ये उपन्यास मुख्यतः यूपीएससी की तैयारी से लेकर एक वैवाहिक जीवन पर आधारित है कि कैसे शादी के बाद डाइवोर्स और संबंधों में खटास आती है। गांव की स्टोरी भी है, लखनऊ की स्टोरी भी है, तो बहुत ही बढ़िया उपन्यास ये है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो इस उपन्यास को ज़रूर पूरा सुनें। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी नाटक और उपन्यास पसंद आते हैं, बात सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए 6वें पार्ट को शुरू करते हैं। अभी तक सोए हो प्रशांत भाई? अभी 7 ही बजे हैं, विन्नी ने उन्नीदी आंखों से ही कहा। यह लखनऊ नहीं है भाई, गांव है। रात में देर तक नींद नहीं आई थी, फिर आंगन में सोया। तुम आए और बताए भी नहीं। आज चाचा को देखा तो पता चला पापा उदास हो चले हैं। मेरा भी मन नहीं लग रहा था। यूनिवर्सिटी में वर्क फ्रॉम होम ही था, सोचा बहुत दिन हो गए गांव गए हुए, तो चला आया। आज तुम्हें फ़ोन करता। बिन्नी को गिल्ट सा हुआ। बहुत दिन नहीं हुए, 8 साल बाद गांव आए हो। रात में मुझे भी नींद नहीं आई। बार बार निधि का चेहरा याद आने लगा। 1-2 बार उसने मुझे भी राखी बांधी थी। चलो थोड़ा घूम आते हैं। बालक बाबा की तबीयत खराब है। तुम्हें याद करते हैं। तबीयत खराब है? दूसरों से कह रहे हैं कि तबीयत खराब है, लेकिन वह धीरे धीरे देह त्याग करने का उपक्रम कर रहे हैं। अन्न दाना न्यूनतम कर दिए हैं। प्रशांत भाव शून्य था और बाहर बरामदे में बैठी चिड़िया को देख रहा था। बालक बाबा नाम से ही मुंह में जलेबी घुल जाती है। जब हम छोटे थे तो स्कूटी में छुट्टी में उनके पास जाते थे। जलेबी, लड्डू, क्या क्या नहीं मिलता था उनके आश्रम में। कहाँ खो गए? बचपन याद आ गया यार। बाबा के आश्रम में हम लोग रोज उनकी जलेबी खाने जाते थे स्कूल से छुट्टी के बाद। जलेबी या लड्डू? तुम्हें जलेबी ज़्यादा अच्छी लगती थी और तुम पूरे पॉकेट में लड्डू बटोर लेते थे। पैदल ही चलते हैं, सुबह की वॉक भी हो जाएगी। गंगा किनारे बंधे के पास फैला गांव जाड़े में कोहरे की चादर से लिपटा। हल्की धूप एकदम सोना थी। उसका सुनहरा पीलापन घरों की दीवारों को एक प्यारा रंग दे रहा था। गांव बहुत खाली लग रहा है। हाँ, यही मकान देखो, शिवेंद्र चाचा का है। गांव में कोई नहीं है, सब बाहर हैं। चाचा भी आंगन में लेटे होंगे अकेले। तुम 8 साल बाद आए हो ना, तुम्हें ज़्यादा खाली और नीरस लगेगा। सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन रौनक नहीं बढ़ी है। पिछले 10 साल में तो खाली ही हो गया है। सबको भागने की जल्दी है। निधि बहुत अच्छी लड़की थी। वह और आशीष दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। कभी कभी 2 अच्छे लोग भी जुड़ नहीं पाते हैं। प्रशांत, क्या हम निधि को बचा सकते थे? दोनों देर तक चुप रहे। बिन्नी, देखो कुछ बच्चे शायद स्कूल जा रहे हैं। घर वालों से बिना बताए छुप छुप के मूवी देखना और कोचिंग में 1 घंटा पहले जाकर मास्टर साहब की बेटी पर लाइन मारना। बिन्नी अचानक 20 साल पहले की दुनिया में खो गया। कितनी खूबसूरत थी वो जिंदगी, बाकी तो उसी के सहारे काटी जा रही है। प्रशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। प्रशांत, क्या वो जिंदगी हम ही लोगों ने जी थी? मतलब यूं ही? पिन्नी, तुम्हें क्या वो खूबसूरत नहीं लगता? मुझे विश्वास नहीं होता, तुम निष्ठुर होते जा रहे हो। तुम एक बार लखनऊ गए थे एनडीए के इंटरव्यू में। मैं और मनीष चुपके से राकेश सर के घर गए थे। उन्होंने 4 घंटे अपनी नाली साफ करवाई और बाद में पता चला कि उनकी बेटी बनारस गई है। हम लोग इतना झेले, पूछो मत। तुमने कभी बताया नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा था तुम उनकी लड़की को लेकर सीरियस हो। अपना क्या है, दिल है, गोया दिल्ली हो। जो भी आता है उजाड़ के चला जाता है। तुम तो साले सिर्फ उनकी बेटी पर लाइन मारने के लिए कोचिंग जाते थे। प्रशांत, क्या चाचा भी होंगे? हाँ, वो तो कोरोना में आए और गांव में ही हैं।
उनके बिना कोरोना में गांव का हाल बहुत बुरा होता। रात दिन जुटे रहे। चाचा से बात होती रहती है, वो तुम्हें भी श्रेय देते रहते हैं कोविड मैनेजमेंट का। प्रशांत, तुमसे कभी कभी जलन होती है। तुम में कितना कुछ गांव बचा हुआ है। क्या करें, तेरे साथ तैयारी में लखनऊ गया लेकिन मज़ा नहीं आया, इसलिए तुमसे बचाकर बीएड किया, टीचर बना। जितना जल्दी हुआ अपने खेत और गांव आ गया, इसलिए तेरी भाभी रोज लड़ती है। अंत में हार कर वाराणसी शिफ्ट हो गई है। वह चाहती है मैं भी वहीं ट्रांसफ़र करा लूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर कुछ नहीं, एक शादीशुदा बैचलर लाइफ का मज़ा ले रहा हूँ। तुम्हें खालीपन नहीं लगता? कभी कभी, वरना स्कूल के बच्चों के साथ टाइम पास हो जाता है। पढ़ाता हूँ, मज़ा आता है। फिर शाम को कस्बे में राजनीतिक सामाजिक गप होती है। पार्टी मुझे विधायक बनवाना चाह रही है। मुझे कोई जल्दी नहीं, वर्तमान विधायक बढ़िया है। मैं अपनी ब्लॉक प्रमुखी में ही खुश हूँ, बाकी आगे देखते हैं। और तुम्हें क्या खालीपन? तुम तो परिवार के साथ लखनऊ में रहते हो। विन्नी चुप था। आश्रम आ गया, देखो चंदन बाबू झाड़ू लगा रहे हैं। इतनी उम्र में इतना एक्टिव। ढलान से उतरते ही आश्रम की चार दीवारी शुरू हो गई। आदि पीठ आश्रम कब बना, कब से स्थापित है, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। श्रुतियों और किंवदंतियों में आश्रम की परंपरा दुर्वासा, व्यास, बुद्ध, आदिनाथ तक है। सभी संप्रदायों के मंदिर आश्रम में स्थापित हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सब आश्रम में हर परंपरा के आचार्य रहे हैं। आश्रम की गुरुकुल परंपरा मुनि पाराशर व दुर्वासा तक जाती है। आचार्य उदय शंकर पीठ के महत्वपूर्ण आचार्य थे। आश्रम को लेकर कई किंवदंतियां हैं। आश्रम में एक बार दुर्वासा जी रुके थे। उन्हें सुबह सुबह स्नान करना था, गंगा जी दूर थीं। आचार्य श्री उदय शंकर ने गंगा जी से प्रार्थना की तो गंगा जी ने अपनी एक धारा छोड़ी, लेकिन धारा को आने में देर हो गई। ऋषि नाराज हो गए। उसने स्नान ध्यान के लिए देर हो चुकी थी। ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गंगा जी ने प्रकट होकर क्षमा प्रार्थना की, तब ऋषि शांत हुए, लेकिन उन्होंने नदी की धारा को अनाम रहने दिया। आश्रम के पीठाधीश बालक बाबा हैं। बचपन में ही दीक्षा लेने के कारण बालक बाबा कहलाते हैं। आश्रम के पीठाधीश बनने की बहुत कड़ी शर्तें हैं। पीठाधीश वही बनेगा जो स्वेच्छा से बाहरी दुनिया का परित्याग करे। उसे आश्रम की चार दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस दिन वह बाहर दिख गया, वह पीठाधीश पद से पदच्युत हो जाएगा। इस कठिन अनुशासन से जल्दी कोई पीठाधीश नहीं बनता है। कई वर्षों तक पीठाधीश का पद खाली रहता है, लेकिन जो भी पीठाधीश बना है वह धीरे धीरे अपने को बाहरी दुनिया से काटने लगता है, अपने को कुटिया तक सीमित कर लेता है। बालक बाबा के पहले 20 सालों तक पीठाधीश का पद खाली था। बालक बाबा उर्फ रण बहादुर किशोरावस्था से ही आश्रम में रहने लगे थे। आगे चलकर प्रयागराज यूनिवर्सिटी से डिफिल करके वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर आश्रम में विराजे। कुछ सालों बाद गांव वालों ने सामूहिक निर्णय से उनकी इच्छा से उन्हें पीठाधीश बनाया। चिड़ियों की चहचहाट से परिसर गुंजायमान था। आश्रम ने बहुत लोगों की कोविड में सेवा की। 20 वृद्ध जिनके बच्चे बाहर शहर में हैं, उनके लिए खाना और दवा की व्यवस्था की। कई वृद्ध तो आश्रम में रहने ही लगे। अब मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा? इंद्रेश बाबा, मतलब तुम्हारे चाचा। लेकिन वह बनना नहीं चाह रहे हैं। वो तीर्थाटन और ज्ञानार्जन करना चाह रहे हैं। आश्रम में वो बंध जाएंगे। जीवन में वो बंधना ही तो नहीं चाहते हैं, हमेशा उड़ते हैं मुक्त गगन के उन्मुक्त पक्षी की तरह। बिन्नी एकदम से शांत स्वर में बोला। वह जब भी उनका जिक्र करता तो लगता कि एक आध्यात्मिक आभा उसे रोशनी दे रही है। बिन्नी के लिए आश्रम का मतलब इंद्रेश चाचा, उसके अपने सगे चाचा, वे जो बैंक मैनेजर थे। पहली पोस्टिंग मथुरा में हुई, फिर तो जीवन राधा रानी को समर्पित हो गया। कोविड में आश्रम में ही रहकर गांव की सेवा में जुट गए। आश्रम में बहुत सुबह की चहल पहल थी। चंदन बाबा प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। सुबह सुबह प्रणाम बाबा। विनीत पहचाना?
सालों बाद तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल? बाबा, लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में प्रोफेसर हूँ। तुम्हारे लेख पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लिखते हो। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, राधा रानी की कृपा है। 60 साल का हो गया हूँ, अब तो यार के बुलावे का इंतजार है। विनीत सोचने लगा, यार के बुलावे का इंतजार है, अजीब है। 3 दिन हुए हैं जिन बुजुर्गों से मिला, सब यही कह रहे हैं। हो क्या गया है सबको इतनी जल्दी? क्या इंद्रेश चाचा किधर हैं? रसोईया बाबा बोलो किचन में होंगे। वो किचन में? जब से कोरोना हुआ है गांव वालों की सेवा में डूबे हैं। 100 लोगों का खाना रोज बन रहा है। एक एक आदमी को क्या है, किसे शुगर है, किसे बीपी है, किसका हाजमा कैसा है, सब बाबा को नोट रहता है। किसके घर कितने बजे खाना पहुंचना है, बाबा सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। अब तो रसोईया बाबा कहलाने लगे हैं। प्रशांत की आंखों में चमक थी। किचन नीम के पेड़ों से घिरा था। अगल बगल बगिया में मूली और मिर्च के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे उगे थे। बिन्नी, दाएं से आओ, दाल गिर गई है, ध्यान से। तुम रुको, मैं आता हूँ। चाचा या चाचू या बाबा, 50 के करीब उम्र, धोती और कुर्ते में लिपटा शरीर। बिन्नी के जहन में उनको देखते एक पुरानी तस्वीर आ जाती है। उसके एल्बम में रखी हुई है। जीन्स और टी शर्ट पहने चाचा अपने कंधे पर बिन्नी को बिठाए हुए हैं। खूब खुश रहो, भैया भी आए हैं। हाँ, सब लोग हैं। आशीष वो जेल में है। दोपहर का भोजन तैयार हो रहा है, तुम्हारे लिए कड़ी बनवाता हूँ, तुम्हें पसंद है। जय, आज बिन्नी और प्रशांत के लिए कड़ी बनेगी। एक अरसा हो गया था तुम्हें देखें। आओ पहले राधा रानी का आशीर्वाद लो। 10 एकड़ में फैला आश्रम बरगद के पेड़ों और आम के बगीचे से घिरा हुआ। सामने बहती अनाम नदी का विस्तार, आश्रम के बीचों बीच आम का बगीचा। बगीचे के एक कोने पर राधा रानी का मंदिर है। इंद्रेश बाबा की कुटिया थोड़ी दूर है। आश्रम के उत्तर कोने में प्राइमरी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। बिन्नी का स्कूल, प्रशांत का स्कूल। का से कबूतर, खा से खरगोश। शांति है। कोविड से स्कूल बंद है, लेकिन अब पहले की तरह बच्चे नहीं हैं। तुम लोग पढ़ते थे तो आश्रम तक गूंजता था, अब तो कुल 50-60 बच्चे हैं। तुम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ते थे तो आश्रम तक आवाज आती थी। अब तो एकदम शांत लगता है। कभी कभी ये शांति डराने लगती है। हलवाई की दुकान पास के कस्बे में शिफ्ट हो गई है। अब कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं मिलता। चाचा, बिन्नी ने कभी उन्हें बाबा नहीं कहा। बालक बाबा इस तरह से मृत्यु को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? राधा रानी की लीला है। बाबा से भी ज्यादा कुछ पूछता नहीं हूँ। वो पिछले 2 सालों से अपने को खाली कर रहे हैं। शायद अब खाली करने को कुछ बचा नहीं है तो मृत्यु स्वीकार कर रहे हो। अब तो कुटिया से भी कभी कभी ही बाहर निकलते हैं। बालक बाबा के दर्शन कैसे होंगे? बिन्नी को आशीर्वाद दिलवा दिया जाता। बाबा अब बाहर निकलना कम कर दिए हैं, बस ध्यान और पठन पाठन करते रहते हैं। शाम की आरती में शामिल होंगे तब आशीर्वाद देंगे। बिन्नी, तुम उसी वक्त आना। एक चाचा और अवधेश बाबा भी हैं। अवधेश बाबा ही हैं जो उनसे कभी भी मिल सकते हैं। प्रशांत ने बहुत शांत होकर कहा। एक बार प्रयास करता हूँ। इंद्रेश के कदम बालक बाबा की कुटिया की तरफ बढ़े। बुंदेलखंडी शैली में बनी छोटी सी कुटिया, बाहर से गोबर से पुती हुई। इंद्रेश देर तक दरवाजे के पास कान लगाए रहे। बिन्नी और प्रशांत व्यग्रता में थे। बालक बाबा का पिछले 30 साल का जीवन इस कुटिया और आश्रम तक सिमटा हुआ। वो सो रहे होंगे या बैठे होंगे। क्या सच में उनकी बाहर की दुनिया को जानने देखने की इच्छा खत्म हो गई है? बिन्नी सोचता रहा। देर हो रही थी। इंद्रेश देहरी को प्रणाम करके वापस मुड़े। बिन्नी, शाम को ही बाबा से मिलो, अभी शायद सो रहे हैं। इंद्रेश थोड़ी देर ठिठके, फिर सामान्य चाल में आए। कोई द्वंद्व था जो उन्हें उलझा रहा था। इधर तुम्हारा कोई लेख या किताब नहीं पढ़ पाया? इंद्रेश थोड़ी देर बाद बोले। बस उधर को सोच नहीं पाया। कोई बात नहीं, सब राधा रानी की इच्छा से होता है। प्रशांत, बिन्नी, चलो भोजन किया जाए। नवंबर की हल्की ठंड हवा में बह रही थी। बिन्नी को ठंडक सी लगने लगी। बिन्नी, ये चादर लो, तुम्हें ठंड लग रही है? गांव में ठंड ज़्यादा लगने लगती है। जमीन पर दरी बिछी हुई थी।
जय बिन्नी और प्रशांत दोनों के लिए कढ़ी लाना। दोनों छोटे थे तो बृहस्पतिवार को आश्रम की कढ़ी खाने आते थे। बिन्नी भैया बता रहे थे कि बहू कह रही थी कि तुम भी चुप रहने लगे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किताब के बारे में सोचने लगता हूँ, उसे जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। बिन्नी ऐसे प्रश्नों को लेकर सहज नहीं हो पा रहा था। जो पहला वाक्य दिमाग में आता था वह वही बोल देता था। राधा रानी पर छोड़ दो, उसके लिए बहुत चिंतित ना हो। किताब, पहचान, कोई भी वस्तु, पदार्थ, विषय इस विषय पर हावी नहीं होना चाहिए। जीवन को समग्रता से देखा करो। मैं तो कहूँगा कि किताब के विषय में चेंज करके भी देखो। हो सकता है तुम बहुत कंफर्टेबल ना हो उस विषय से। ठीक है, मैं करता हूँ। तब तक गांव हो, बाबा के पास शाम को बैठा करो। वेद और वेदांत का इतना गूढ़ उपासक फिर नहीं मिलेगा। जय, थोड़ा चावल बिन्नी को दो, बहुत कम लिया है उसने। भारतीय मनीषा को समझने का प्रयास करो। इतनी किताबें लिखी गईं, इतने सिद्धांत दिए गए, कभी भी अहम का प्रदर्शन नहीं किया। वेद व्यास कभी नहीं कहे कि मैंने महाभारत लिखा है। रामचरित में तुलसीदास जी कभी प्रदर्शित नहीं कर किए कि मैं लिख रहा हूँ। वो तो एक कथा है जिसे काक भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र की प्रस्तावना में लिखते हैं, ये नाट्यशास्त्र तो मैंने नहीं लिखा है। मनुष्यों ने ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध किया कि साधारण गृहस्थों के मनोरंजन की व्यवस्था हो, तो ब्रह्मा जी द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र का मैं संकलन कर रहा हूँ। इसलिए तुम विषय में डूबो, किताब अपने आप तैयार हो जाएगी। बाबा पद्मासन में बैठ गए। तब भी कभी कोई गंभीर बात कहनी हो तो पद्मासन में आ जाते थे। श्रुतियों में एक कथा है कि हिमालय प्रांत में एक राजा अत्यंत ही संगीत प्रेमी था। उसे जानकारी मिली कि हिमालय की शिवालिक श्रेणी में एक मंदिर है जहाँ एक प्राचीन वीणा रखी है जिसे स्वयं देवता बजाते हैं। राजा को वीणा का संगीत सुनने की प्रबल इच्छा हुई। 3 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद राजा के सैनिकों को वह वीणा मिली। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वीणा राज दरबार लाई गई, लेकिन यह क्या, जो राज संगीतज्ञ थे वो वीणा बजा ही नहीं पाए। फिर पूरे राज्य से संगीतज्ञ बुलाए गए, लेकिन कोई नहीं बजा पाया। वीणा 5-7 सालों तक ऐसे ही पड़ी रही। राजा को बड़ी निराशा हुई। एक दिन एक सामान्य व्यक्ति नगर से एक वीणा बजाते हुए गुजर रहा था। नगरवासियों को उसका संगीत अद्भुत लगा। उन्होंने वादक से अनुरोध किया कि वह दरबार में रखी वीणा बजाए। वादक नगरवासियों के अनुरोध को टाल नहीं सका। वह दरबार में आया और राजा से उस वीणा को दिखाने का कौतूहल प्रकट किया। दरबारियों ने अनमने ढंग से वादक को वीणा प्रस्तुत की। वादक ने उस वीणा को घंटों निरेखा, उसे छुआ, आह्लादित हुआ। इधर दरबार में उत्सुकता बढ़ रही थी। शाम हो गई थी। राजा और दरबारियों को विलास की याद आने लगी। रात्रि के प्रथम पहर से वादक ने वीणा बजाना प्रारंभ किया। कब तीसरा प्रहर बीता और सूर्योदय हो गया पता ही नहीं चला। संपूर्ण नगर एकत्रित हो चुका था। रानीवास से रानियां भी दरबार में आ गईं। उषा काल में वादक ने बीड़ा वादन समाप्त किया। नगर सभा जय जयकार करने लगी। राजन ने अपना मोतियों का हार वादक को पहनाया, लेकिन वादक ने विनम्रता पूर्वक मना किया। राजन ने वीणा बज जाने का रहस्य पूछा। वादक ने कहा, हे राजन, मैं वादक नहीं हूं, मैं सिर्फ साधक हूं। मैंने पूरी रात सिर्फ वीणा की साधना की है। यदि इसी क्रम में वीणा बज गई है तो यह मेरा सौभाग्य है। राजा ने वादक से दरबार में रुकने का बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन वादक ने अस्वीकार किया और कोई पारितोषिक भी नहीं लिया और कहा कि मैं सिर्फ साधक हूँ, तुम भी सिर्फ विषय के साधक बनो, शेष राधा रानी पर छोड़ दो। पेटेंट का कॉन्सेप्ट पैसे के लिए लिखना यह पश्चिम से आया है, यह भारतीय मनीषा में नहीं था। तुम बाबा के पास जरूर कुछ दिन बैठो, भारतीय मनीषा से जुड़ो। राम कृपालू बाबू का घर ढह गया। सुबह ही हरेंद्र बाबू देखने गए थे दिसंबर की बारिश में। जरा सी बारिश क्या हुई, सीलन बहुत जमा हो गई थी। मकान कमज़ोर हो गया था। कोई नहीं रहे तो घर कमज़ोर हो ही जाता है। कोई नहीं रहता है। जब अलगाव हुआ था तो एक कमरे के लिए लड़े थे। राम कृपाल बाबा के चारों बेटे, द्वार दालान सब बांटे गए थे। कई दिनों तक उनके घर चूल्हा नहीं जला था।
मारपीट में दिनेश को चोट भी आई थी। राम कृपाल बाबा सदमे से मरे थे, वह झेल नहीं पाए थे बेटों का बंटवारा। कहते हैं कि घर के 4 चूल्हे से गर्मी ज़्यादा लगती है। फिर तो घरों की दीवार ज़्यादा ही चौड़ी होती गई। कुछ शहरों तक फैलती दीवारें अब दूर देशों तक चली गई हैं। हरेंद्र बाबू कई बार विश्वेश्वर बाबू से पूछ चुके हैं, क्या कोई नहीं रहता था? देखो, बड़ा लड़का रेलवे में था, जोगेश भैया का परिवार कलकत्ता में सेटल है, दूसरे वाले दिनेश भैया वो और सुरेंद्र भैया खेती करते थे। उनका एक लड़का दिल्ली में, एक अरब में है। छोटे वाले जीतेश की लड़कियां थीं, वो गांव ज़्यादा आती नहीं थी, 10 साल से कोई आता नहीं था। खेत सब इन लोगों ने बेच डाले थे। हरेंद्र गांव में कई घर ऐसे हैं जिनमें ताला लटका रहता है। सुनकर हरेंद्र बाबू चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें भी घर मरम्मत करवाना चाहिए। हरेंद्र पाल घर का एक एक कोना देख रहे थे। 1 घंटे में ही पूरा घर घूम आए। कई बार मन में सोचा कि घर छोटा हो गया है, और 3 बार कदमों से लंबाई चौड़ाई माप गए। सीढ़ियां उतनी ही थीं, लेकिन हरेंद्र पाल कितनी बार गिन चुके थे। खिड़की दरवाजे बार बार गिन रहे थे। यह घर एकदम छोटा क्यों लगने लगा? रिटायरमेंट के बाद पहली बार घर को इतने नज़दीक से छू रहे थे। दालान का मास्टर पूरी तरह झड़ गया था। दालान के बगल वाली कोठरी बाबा की थी। दिन रात सुख सागर महाभारत में डूबे बाबा। दालान के दूसरी तरफ पापा का गेस्ट रूम था। सभी रिश्तेदार इसी कमरे में बैठते थे। पूरे गांव की पंचायत यहीं होती थी। दोपहर तक चाय के कई दौर हो जाते थे। उसी घर में आज हरेंद्र पाल को सीढ़ियाँ कितनी छोटी लग रही थीं। सभी सीढ़ियों को अंगुली से माप चुके थे, 2-3 बार गिन चुके थे। कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थीं। दुलार कितना बड़ा था। माँ के रसोई से दालान तक द्वार कितना बड़ा लगता था। हरेंद्र पाल भावुक हो गए। छुपा छुपाई में कितनी जगह होती थी। मैं देवेंद्र के पीछे छुपता था शायद। वह साहस था मेरा। कई बार मैं छुपा बाबा की चारपाई और उनकी काठ वाली अलमीरा के पीछे, लेकिन संगीता दी मुझे ढूंढ लेती थी। दी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होंगी, पता नहीं दिन होगा या रात। हम लोग अलग नहीं हुए जैसे राम कृपाल बाबा के बेटे हुए थे, लेकिन दीवार बहुत चौड़ी हो गई। दीदी ऑस्ट्रेलिया में है, शिव प्रताप उड़ीसा में, BHEL में, उसके लड़के बेंगलोर में। अब तो हम लोग सुख दुख में भी नहीं जुटते। सबको मालूम है निधि वाले हादसे का। सब ने केवल फ़ोन से ही हालचाल लिया। विन्नी की माँ हमारे जाने के बाद हमारा घर भी खंडर हो जाएगा, हमें पेंट कराना चाहिए। क्या मतलब? सारे काम क्या किसी मतलब के लिए ही होने चाहिए? विन्नी की माँ, तुम सुन नहीं रही? सुनाती नहीं हो? बाहर दलान में प्लास्टर उखड़े पड़े हैं। तब यह कच्चा था। हम भाई बहन पूरी दोपहर कंचे खेलते थे। अपनी पहली बचत से उन्होंने दालान को पक्का बनाया था। विन्नी की माँ, विन्नी से कहो गांव जरूर जाया करे। हमारे गुजरने के बाद भी घर की मरम्मत के लिए मैं पैसे छोड़ जाऊंगा। वो हमारे खेतों को बेचेगा नहीं। तुम्हें पता है उन्हें खेत की मेड़ों को बचाने में कितनी लाठियां खाई हैं बाबा ने? चकबंदी में आम वाला बगीचा राजेश्वर बाबा को चला गया था। कितनी बार दौड़े थे बाबा और पापा तहसील तक, तब जाकर वह खेत मिला था। सारे खेत बेच भी दे तो भी बगीचे वाले न बेचे। पतले छिलके वाला देसी आम वाला बगीचा है वो। शाम तक घर को इंच टेप की तरह कदमों से नापते नापते हरेंद्र थक गए। वह घर के एक कोने में बैठकर मचिया पर वह सुनना चाहते थे पिता की उस भारी आवाज को। लिखो का, पहले गोला बनाओ, फिर उसको डंडी लगाओ, फिर ऊपर डंडी और फिर दाहिनी पूंछ। तब देखो खेलता रहता है, जब देखो खेलता रहता है, स्कूल नहीं जाना है। उनकी भारी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती। वे दुलार से ही चाय के लिए कहते और माँ सुन लेती थी। जब दरोगा बना तो कितने खुश थे वे। 24 घंटा अखंड रामायण। पूरे गांव में उसे लेकर घूमे, सबका आशीर्वाद लिया। उस दिन उसने जाना कि पिता हंसते भी हैं, फौजाइयों से मजाक भी करते हैं। उस दिन से उसके पिता बदल गए। घर की जिम्मेदारियों को छोड़ते पिता फिर बाबा के मरने के बाद चुप से रहने लगे।
बाबा की कोठरी में भागवत पढ़ते पिता शहर से घबराते 2 दिन में ही भाग आते। अम्मा को साथ ले आते। 15 साल हो गए उनकी आवाज को सुने हुए। पिता देखो ना, आपकी कोठरी में आपकी मचिया पर बैठा हूँ, आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, बुलंद और तेज इतनी कि माँ को किचन में सुनाई दे। और वो तुलसी अदरक वाली चाय लाए। जब देखो अदरक तुलसी की चाय, चाय चाय, जब देखो भुनभुनाती माँ। वह आईने के सामने खड़े थे, पिता का कुर्ता पहने, कस्बे के बाजार से खरीदा हुआ खादी का कुर्ता। देर तक निहारते रहे। पिता जैसी निकली ठुड्डी धोती वह पहन नहीं पाए पिता की तरह। किसी तरह लपेटे और निकल पड़े गांव में। कोई तो उन्हें जगदीप बुलाए। पिता का नाम जगदीप। वहाँ कोई नहीं था, न धर्मनाथ काका, न नर्वदेवेश्वर बाबा। उन्हें किसी ने नहीं पुकारा। हरेंद्र बाबू तेज कदमों से भागते निकल पड़े गांव के बाहर। वह सांस लेना चाहते थे, खुली और पूरी सांस। वहाँ नदी थी, अनाम मंथर बहती नदी। कितनी ही चिता भस्मों को समेटे यही राख बने थे। बाबा, विश्वेश्वर चाचा, माई 2 दिन पहले ही जो जीवतिया रखी थी, उनकी लंबी उम्र के लिए चलती फिरती काया राख बन गई थी। वो केदारनाथ सिंह की तरह पूछने लगे नदी से, लोग जिसे फूंक आते हैं उसका क्या करती है नदी? हरेंद्र सोचने लगे, मृत्यु को बीपी शुगर सब तो ठीक है, मृत्यु कैसे आएगी? आशीष छूट जाएगा। बिन्नी के हाथ नहीं कांपेंगे उसे अग्नि देने में। वह देर तक निहारे नदी को, नदी शांत छुल छुल करती हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में बहुत जल्द मुलाकात होगी, जिसमें हम जिक्र करेंगे रानीगंज बाजार बलिया का, और इसके साथ आगे की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको उपन्यास समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और इस उपन्यास को बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। स्पेशल थैंक्स टू रवि कुमार सिंह सर। अभी हम इस कहानी को पूरा करेंगे और बलिया की आगे काफ़ी स्टोरी है, उसको भी आगे आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू।